तो कैसे हो मेरे देश के भविष्य। फिर से एसएससी जीडी ये छठा क्लास है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है। आप लोगों को ये सेशन पूरा ऑल टोल अगर इस चैनल पे आए हो तो पूरा इस वीडियो को देख करके जाना। आपको 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको 95% एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस चैनल को देख लो तो पूरा लास्ट शुरू से अंत तक देखना। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। अगर आप लोगों को थोड़ा कुछ दिक्कत बुझा रहा हो तो आप कमेंट करें कि भैया ये दिक्कत है, हम सुधार करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, हम तो पूरा अच्छा ही करने का कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, ये पूछा है नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है। अगर इसका अगर सूत्र पूछे, इसका सूत्र क्या होता है तो NaH, ठीक है, CO3 होता है इसका रासायनिक नाम। ठीक है, NaHCO3 आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये हो जाएगा खाने वाला सोडा। ठीक है, खाने वाला सोडा। ठीक है, ये खाने वाला सोडा हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम होगा NaCO3। ठीक है, अगर पूछे सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है तो Na2CO3.H2O होता है। इसका धोने वाला सोडा को हम इसका रासायनिक नाम बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा कि धोने वाला सोडा का सूत्र बताओ तो Ha2CO3.10H2O होता है। ठीक है, 10H2O, ठीक है मेरे दोस्त, ये आप लोगों को याद में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हम आप लोगों को पूरा ऑल टोल जो एग्ज़ाम में आने वाला है ये पूरा आपको हम बताते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट एक कर दे। ठीक है, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है ये पूछा गया। तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो महाराष्ट्र में लावनी ही नहीं, तमाशा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तमाशा प्लस लावनी, ठीक है, प्लस लावनी, ये सब महाराष्ट्र के डांस है। ठीक है, राजस्थान में अगर पूछे तो झूमर बहुत फेमस है। झूमर बहुत फेमस है। झूमर प्लस में कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो कालबेलिया अगर पूछे या झूमर पूछे तो राजस्थान का नृत्य है। ठीक है, अगर तमाशा लावनी पूछे तो महाराष्ट्र का। बिहार में क्या फेमस है मेरे दोस्त, तो बिहार में आपका हो जाएगा डांडिया। ठीक है, डांडिया हम इस पे लिख नहीं पाते मेरे दोस्त, तो हम बोलते हैं तो आप नोट करते जाइए, छापते जाइए। ठीक है मेरे दोस्त, डांडिया हो गया, जटनी हो गया, जटनी हो गया मेरे दोस्त, और सुमरी हो गया। ठीक है, ये लोग आप छापना। ठीक है, डांडिया, जटनी और सुमरी ये बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है, अगर गुजरात से पूछे तो ये क्या हो जाएगा गुजरात से, तो ये डांडिया गुजरात से हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, डांडिया मेरे गुजरात से हो जाएगा। बिहार से जटनी और सुमरी हो जाएगा, और विदेशिया हो जाएगा। ये छापना मेरे दोस्त, डांडिया बिहार से नहीं है, ये गुजरात से है, ये विदेशिया हो जाएगा। विदेशिया डांस बहुत फेमस है बिहार में। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि तमिलनाडु के प्रख्याल शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। ठीक है, तमिलनाडु के प्रख्याल शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, तो ये क्या बोलेंगे हम इसको, भरतनाट्यम है। ठीक है, तमिलनाडु के प्रख्याल शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, तो ये भरतनाट्यम है। कुचिपुड़ी अगर आपसे पूछे तो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है। ठीक है, अगर आपसे कथक कहाँ का है तो उत्तरी भारत का है। ठीक है, उत्तरी भारत का है ये कथक। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछे मोहिनी अट्टम कहाँ से है, तो ये कहाँ से हो जाएगा, केरल से हो जाएगा। ठीक है, केरल का फेमस है। मोहिनी अट्टम केरल से है, कथक उत्तरी भारत से है, और कुचिपुड़ी कहाँ से है तो आंध्र प्रदेश से, और तमिलनाडु से भरतनाट्यम नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। आपको कहीं से भी पूछा जाएगा तो आप जवाब दे देंगे। अगर ये सेशन को अगर देख रहे हो, या एसएससी जीडी का हम जो पूरा तैयारी करवा रहे हैं, छठा को पेपर है। ठीक है, छठा मेरा क्लास हो गया है। अगर आप लोग पहला क्लास और इससे पिछला क्लास अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जा कर के आप विजिट कर सकते, देख सकते हो। हम पूरा ऑल टू ऑल जहाँ से पूछेगा क्वेश्चन वहाँ से आप अगर मार के आ सकते हो। ठीक है, अगर ये पूरा एसएससी जीडी अगर मेरा क्लास देख ले तो
बेड़ा पार ही है। 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 95% हम आपके साथ हैं, ठीक है। और पूरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछे, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से कहाँ से निकलती है, ठीक है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो ये कहाँ से निकलती है मेरे दोस्त, तो ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। अगर पूछे कि नीलगिरी की पहाड़ियों से क्या निकलते हैं, तो डोडा बेटा निकलते हैं, जो कि पिछला क्वेश्चन में किया होगा, आप लोगों को जो देखा होगा इसको याद होगा, डोडा बेटा, ठीक है। डोडा बेटा से ये पहाड़ियाँ निकलती है मेरे दोस्त, ठीक है। कहाँ से निकलती है, तो डोडा बेटा से निकलती है। नीलगिरी की पहाड़ियों से निकलती है डोडा बेड़ा। अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है मेरे दोस्त। अगर सतपुड़ा, ये है सतपुड़ा, यहाँ पे होता सतपुड़ा होता है मेरे दोस्त, इसकी पहाड़ियाँ से क्या निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है सतपुड़ा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको ये भी याद में रखना पड़ेगा। महाबली से क्या निकलती है, तो लूनी नदी निकलती है, और सबसे ऊंची चोटी हम अरावली को ही बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर आप लोग साथ देते हैं मेरा, तो बहुत आगे तक हम जा सकते हैं अब मेरे दोस्त, बस आप लोगों का साथ चाहिए। भारतीय अर्थशास्त्र का प्राथमिक क्षेत्र है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो ये मेरे दोस्त ये कृषि हो जाएगा, ठीक है। बैंकिंग, सूचना और प्रौद्योगिकी या नियंत्रण ये नहीं होगा, ये कृषि होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि ही है। हमारा जो कृषि है, जो हमें बचा करके रखा है, मेरा अर्थव्यवस्था में हमें सहायता करता है, ये कृषि, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये आप लोगों को याद में रखना पड़ेगा। कृषि है हम लोगों का, ये रीढ़ बोल सकते हैं, पीठ की हड्डी बोल सकते हैं इसको, कि मेरा ये कृषि ही है, ठीक है। ये यहाँ पे पता है दोस्त, ये 3 क्षेत्र है, ठीक है, 3। यहाँ पे सेकेंडरी ये प्रथम हो जाएगा, ये सेकेंडरी, ये थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट में क्या है, कृषि है, पशुपालन है, आप लोग याद रखना। फर्स्ट में क्या है, कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, ठीक है। जैसे माछ मछली जो पालन करते हैं हम, ये हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, और कृषि हो जाएगा। ये द्वितीय में क्या है पता है दोस्त, उद्योग है, जैसे कोई फैक्ट्री उक्ट्री होता है ना, ये है। और थर्ड में सेवा क्षेत्र है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा गया कि बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया, मतलब कि बेस्टिल जेल जो होता है उस पर जनता के हमले से, मतलब हमला किया उस जेल पे, तो हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया, तो ये फ्रांस की क्रांति, ठीक है मेरे दोस्त। ये कौन सी दिया, फ्रांस की क्रांति हो गया, ठीक है। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो ये 1787 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप लोगों को छापना है। 1787 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और हम समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व नारा लिया था हम फ्रांस की क्रांति से। अगर फ्रांस की क्रांति से हमें पूछा जाएगा कि फ्रांस की क्रांति से हमें कौन कौन से नारा मिला, तो हम बोल सकते हैं समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व नारा मिला था हमें, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1787 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। ये पिछले साल भी पूछा गया था एसएससी जीडी का, ठीक है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, तो ये डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। ये डीएनए का फुल फॉर्म है, आप लोगों को छाप लेना है कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, एंड डीएनए का पूर्ण रूप, ठीक है, ये आपको छापना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ये तो आप लोगों को याद है, अगर आप लोगों को याद है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में करें, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। अगर आपसे पूछे हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ये आप लोगों को छापना है, ठीक है। हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है हड्डियों के अध्ययन को, ठीक है। और ये शिशु नवजात, ठीक है, 306 होती है हड्डी, और मानव में 206 होते हैं, 306 और 206 हड्डी होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे छोटी हड्डी अगर आपसे बोले तो एस्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कान की
हड्डी होती है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मेरा आंसर ए हो जाएगा राइट, फीमर। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो 9वां क्वेश्चन पूछा गया कि श्रीलंका को गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। ठीक है, ये पूछा गया श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ, तो ये 2009 में समाप्त हुआ था। ठीक है, अगर ये आपसे पूछ सकता है कि गृह युद्ध कब शुरू हुआ था, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो शुरू कब हुआ था मेरे दोस्त, तो ये 1983 ईस्वी में शुरू हुआ था और 2009 में समाप्त हुआ था। ये भी आप लोगों को याद में रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे हैं, सोवियत संघ वर्ष में टूटा था। ठीक है, मतलब टूट गया था, सोवियत संघ वर्ष में टूट गया था। ठीक है, तो ये 1991 में ये टूट गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सोवियत संघ वर्ष 1991 में टूट गया था। कब टूटा था ये भी पूछा गया था, 1991 में टूट गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब और एक लाइक कर दें। हम ऐसे ही आप लोगों के लिए मेहनत करते ही रहेंगे, बस आप लोग मेरा साथ दीजिए बस। ओडिशा में सबसे बड़ी प्रवाही पानी की झील कौन सी है। ठीक है, प्रवाही पानी की झील कौन सी है पूछा गया। ओडिशा में सबसे बड़ी प्रवाही पानी की झील कौन सी है, तो ये कौन सा झील हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, जो कि ओडिशा के अंदर स्थित है। इसे हम खारा पानी की झील भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि खारा पानी की झील कहाँ पे है, तो ओडिशा में है। इसका नाम क्या है, तो चिल्का झील है। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। आप लोग बस छापते रहिए और याद करके जाइए, आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे पुलकट झील कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में पुलकट झील। ठीक है, ये कहाँ पे है मेरे दोस्त, छापना, तमिलनाडु में है ये। ठीक है, पुलिकट झील तमिलनाडु में है। अगर आपसे पूछा बुलर झील, इसे हम सबसे मीठे पानी का झील भी बोल लेते हैं। ये जम्मू कश्मीर में है, सबसे मीठे पानी की झील भी उसे बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे मीठे पानी का झील कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। इसे क्या बोला जाता है, तो बुलर झील कहा जाता है। ये आप लोगों को छापना है। ठीक है मेरे दोस्त, ये आप लोगों को मेरा आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। झील का ओडिशा में सबसे बड़ी प्रवाही पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील। डल झील अगर आपसे पूछे तो श्रीनगर में ये डल झील है। डल झील कहाँ पे, तो श्रीनगर में डल झील है। आप लोगों को ये भी छापना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। ठीक है मेरे दोस्त, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी, तो मेरे दोस्त ये कहाँ पे हो जाएगा पता है, ये बिलग्राम के युद्ध इसे नाम दिया गया था। और ये कब, कनौज में हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में पड़ेगा। आपसे शेर शाह और ये हुमायूं के बीच में हुआ था ये युद्ध। ठीक है, हुमायूं की युद्ध, हुमायूं और शेर शाह के बीच में युद्ध हुआ था। इसे कनौज में हुआ था। इसे बिलग्राम का युद्ध इसे नाम दिया गया था। ठीक है, इसका 1540 ईस्वी में इसका युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त, और ये हुमायूं का इसमें हार हुआ था। और इसी दिन शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। ठीक है, 1540 ईस्वी में इसका युद्ध हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों को छापना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाती है। ठीक है, क्षारक या क्षार या संक्षरण या क्षारण। ठीक है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहलाती है, तो आप क्या इसका आंसर आप दे सकते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका हो जाएगा आंसर क्षारक। ठीक है मेरे दोस्त, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाती है, तो ये क्षारक कहलाती है। ठीक है, क्षारक कहलाती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये आपसे पूछे जल में कौन कौन से विटामिन घुल सकते हैं, तो विटामिन बी भी घुल सकते हैं, प्लस में विटामिन सी घुल सकते हैं, अन्यथा कोई भी विटामिन घुल नहीं सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये चलते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोगों को ये भी छापना है। पूछा है, निम्नलिखित में से क्या सरीसृपों तथा उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, ये कौन सा अध्ययन संबंध है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से क्या सरीसृप तथा उभय के अध्ययन से संबंधित है, तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, हर्पेटोलॉजी। ठीक है, ये हमारा डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर्पेटोलॉजी। ठीक है, ये इससे संबंधित है। आपसे अगर पूछे कीट, ठीक है, कीट
किससे संबंधित है, तो ये एटोमोलॉजी से संबंधित है। अगर कीटों का अध्ययन अगर पूछे किससे संबंध है, तो ये एटोमोलॉजी से संबंध है, ठीक है। अगर पक्षियों का संबंध पूछे, पक्षियों का अध्ययन किससे है, तो आर्नियोलॉजी से संबंध है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और मछली का जो पालन होता है, इसे क्या अध्ययन है, तो इक्थोलॉजी से संबंध है, आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था, तो 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया था। और लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, ठीक है मेरे दोस्त। ये अभी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलते हैं, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक और प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और इस सेशन को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे जैसे स्टूडेंट जितना भी हो उसको मदद मिले। तो ठीक है, चलते हैं।